नाइट वाइवा। सो वेलकम आप दोनों का मेरे पॉडकास्ट में, मिस्टर कुशागर बनवाल और देवांशी गुप्ता। तो कैसा लग रहा है हमारे पॉडकास्ट में आके आपको? थोड़ा सा डर लग रहा है बट देखते हैं कैसा जाता है। मुझे तो बढ़िया लग रहा है, बस मुझे यही डर लग रहा है कि ये वीडियो कहीं लोगों तक ना पहुंच जाए। नहीं, वो पहुंचेगी। वो तो पहुंचेगी, वो तो यूट्यूब पे अपलोड होती लेकिन है। मेरे रूल्स वही है ना कि आप हटवा सकते हैं कोई भी तो सेक्शन। मैं सब हटवा दूंगा। नहीं, वो तो नहीं चलेगा। ठीक है, आप थोड़ा पीछे रहिए, मैं दिख नहीं रहा हूँ। आप माचुदाइए। गाली क्यों दे रहे हैं आप पॉडकास्ट में? नहीं, कोई बात नहीं, दे सकते हैं आप। दे सकते अगर आप हैं। चाहो ओपन उसको पॉडकास्ट है। गाली को सेंसर कराना चाहते हो तो वो भी हो मैं जाएगा। तो गाली देता ही नहीं हूँ ना। नहीं, गाली आप खुल के दीजिए। मेरा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है यूट्यूब पे जाए वीडियो? मुझे कोई दिक्कत नहीं ठीक है, है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो मुझसे भी तो पूछो थोड़ा। आपकी कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ बताइए आपके बारे में। मेरे बारे में, मैं कुशागर बरनवाल, नक्सल बोलते हैं मुझे क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ। उसके अलावा 4 साल इधर बीटेक में मुझे मज़ा तो बहुत आया। शुरू में मैं काफ़ी चुदा था, पर अब मैं शायद एंड जाते जाते मेरा काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग हो गया है ग्रुप में, लगभग सबसे ही। तो मेरा जर्नी तो अभी तक यही था कि काफ़ी एवरेज से लड़का आया था मैं, जिसको अभी जो को हैंडल करना भी नहीं आता था। अभी मैं काफ़ी सही पोजीशन पे हूँ। वो क्रेडिट मैं इन्हीं लोगों को देता हूँ। देवांशु हो गया, कनिष्क हो गया, आप हो गए, सबको ही एक तरह से, सबके नाम ले नहीं सकता, 10 है। तो देवांशी गुप्ता, आप बताइए आपके बारे में कुछ। मैं यार इटर्निटी एक वर्ड, गांजा। गांजा। यार मैं यार बढ़िया यार। मैं अगर देखता हूँ अपनी कॉलेज लाइफ को, मतलब कि भाई ये 4 साल जो हैं इसने मुझे ढाला है। जो मैं हूँ आदमी अभी, ये कॉलेज ने बनाया है मुझे। कॉलेज ने बनाया, लोगों ने बनाया। हो ही जाता है, वो तो हैबिट है कि तुम जिनके साथ रहते हो, जिस इन्वायरमेंट में रहते हो वो है। बट मतलब जैसे जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था, फर्स्ट ईयर में मेरी जो जैसा मैं स्कूल में था और जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था, और जैसी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं 4 साल कॉलेज के बाद कैसा बंदा रहूँगा, वो मैं मानता हूँ कि मैं जो एक्सपेक्टेशंस थी उसको तो सरपास करा है। कि मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना खुल के मैं लोगों से बातचीत करूँगा, इतना एक्सप्लोर करूँगा चीज़ें, हर जगह इतना देखूँगा। तो मतलब बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे मैंने हाथ पैर मारा है, और उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। एक बात बोलना चाहूँगा जो कट जाएगा, मुझे ऐसे करने वाली चीज़ नहीं, मतलब बहुत रिकॉर्ड करता है चीज़ें हमारे, अवॉइड करना, कट जाएगा हमारा पार्ट। ठीक है। तो बड़ी इरिटेटिंग थी वो। कॉलेज ने आपका जो नेचर है उसको पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया कि नेगेटिवली, किसी भी वे में? ये सवाल दोनों के लिए, सिर्फ इसके लिए? यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, पूछ लूँगा मैं। तो कॉलेज यार एट द एंड होता तो बंदे पे है ना कि मतलब अगर किसी बंदे के साथ कुछ खराब हुआ है तो फिर अब वो उस बंदे के ऊपर है कि वो अब उस नेगेटिव चीज़ को होल्ड करके रखेगा या उसको सीख बना के उससे सीखेगा। मैंने कभी होल्ड करके नहीं रखा, मैंने कभी ग्रजेस होल्ड नहीं करे, मैंने कभी कुछ अगर बुरा हुआ है तो उसको ऐसे सोच के नहीं बैठा, लेके नहीं बैठा कि भाई क्या होगा। भाई कुछ बुरा हुआ है, कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ है, उससे सीखो, उससे आगे बढ़ो। मैं तो यही रहा है हमेशा से। एक सेकंड, ये पार्ट भी कट जाएगा। आप बताओ, आपके लिए आपने कॉलेज में क्या क्या चीज़ आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट किया और क्या क्या नेगेटिव? मुझे लगभग सभी चीज़ों ने पॉजिटिवली ही इम्पैक्ट किया है, क्योंकि मैं, जैसे इसने बोला था कि ये जो एक्सपेक्ट किया था उससे सरपास किया है। मैं बोलना चाहूँगा कि जितने सपने मैंने बचपन में देखे थे, शायद 22 साल की उम्र में मैंने बचपन के अपने सारे सपने पूरे कर लिए हैं। और वो रीज़न यही था कि यहाँ पे मैं बहुत वैरायटी ऑफ लोगों से मिला हूँ, बहुत वैरायटी ऑफ थॉट्स मिले, बहुत वैरायटी ऑफ स्किल्स किया, बहुत वैरायटी ऑफ चीज़ें सीखने मिली, जिससे कि मैं आज यहाँ पे आ पाया। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं मार दूंगा। खैर, तो अब इसने ब्रेक कर दिया। हाँ, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि हाँ, यहाँ तक आके मैंने शायद जितना मैं सोचा था, चाहे वो फिजिक हो, चाहे वो करियर वाइज हो, मैंने लगभग सब अचीव कर लिया। अब यहाँ से जो भी मेरे सपने होंगे वो यहाँ से इस पॉइंट से चालू हो रहे हैं, जो कॉलेज के बाद से। अब मैं उन पे काम करूँगा। तो मुझे बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है, चाहे वो कनिष्क ने ही शायद सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया, क्योंकि उसने इतना बुली किया था मुझे कि आज मैं बहुत मोटी चमड़ी का हो गया हूँ। तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। बाकी मैं देवांशु वगैरह से सीखा कि लोगों को उनके हैबिट्स के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए, जो कि मैं आज आपसे शाम में बात कर भी रहा था कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसका पर्सनल विल है उसका करने का, उसमें मैं कोई नहीं होता हूँ जज करने का जब तक वो मुझे फोर्स नहीं कर रहा है। तो ये सब मैं देवांशु से ही सीखा हूँ। और इसके अलावा मतलब मैं एक तरह से ग्रुप में हर एक 2-3 लोगों को छोड़ के शायद बाकी सबसे ही मैंने कुछ ना कुछ तो बिल्कुल सीखा है। इनफैक्ट
सबसे ही मतलब क्लासरूम में मिला हूँ या मैं जितने ग्रुप्स में जितने क्लब्स में गया हूँ, भले ही मैंने शुरू में बहुत क्लब्स थे पर मैंने छोड़ दिए, पर उससे भी छोड़ने के बाद ही मैंने बहुत कुछ लिया है, मतलब ऐसे है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक मोल्ड हो पाया हूँ। यही है। तो देवांशु भाई, आपके लिए सक्सेस क्या है? लाइफ का गोल, सक्सेस, या जो भी आप बोलना चाहो उस चीज़ को। मैंने लिमिट नहीं करके रखा है अपने आप को, कि मतलब मैंने ये नहीं सोच के रखा है कि अगर मैंने इस लेवल तक पहुंच गया या मेरी इतनी सैलरी हो गई तो वो मेरे लिए सक्सेसफुल चीज़ है। मैं कभी मतलब मेरे गोल्स वैसे नहीं होते हैं कि मैं 10 साल 5 साल का सोच रहा हूँ, मैं भाई अगले 6 महीने तक का सोचता हूँ। लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन। तो सक्सेस क्वेश्चन आपका यही था ना कि सक्सेस क्या है आपके लिए। तो यार मेरे लिए सक्सेस वही है कि एज लॉन्ग एज आई एम एम्बिशियस टुवर्ड्स एनीथिंग, मेरे पास कोई एक चीज़ है लुकअप करने को, कि भाई मैं किसी चीज़ को लुकअप कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ के लिए काम कर रहा हूँ, वो है मेरे लिए सक्सेस। कि भाई मतलब वो फीलिंग अगर चली जाती है ना, मतलब हो गया बहुत बार हुआ है कि मैं से कभी कभी वो वाली फीलिंग चली गई एम्बिशन वाली, या वो वाली मुझे कुछ वो नहीं दिख रहा है कि मैं करूं क्या आगे, वो फिर अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो मेरे लिए यार एट द एंड सक्सेस डिफाइन नहीं है, मैंने अपने आप को लिमिट नहीं करके रखा है कहीं पे, वैसा है। आपके लिए? मेरे लिए सक्सेस मतलब जो मेरी चेकलिस्ट है, मेरी चेकलिस्ट कभी ख़त्म नहीं होगी जहाँ तक मैं खुद को जानता हूँ। मैं अगर कुछ अचीव कर रहा हूँ तो शायद अगले 1 साल या 2 साल का मैं फिर नए कुछ 10-12 वापस ला लूँगा। जब तक वो टिक होते जा रहे हैं तब तक मैं सक्सेसफुल होता जा रहा हूँ। मेरा भी यही है कि एक जगह नहीं रुक रहा हूँ, क्योंकि मैं रुका तो मैं शायद खुद ही ख़त्म हो जाऊँगा अंदर से, मुझे कुछ करने का मन नहीं करता है। इसलिए मैं कुछ ना कुछ एक हमेशा रखता हूँ साइड में, कि अगर मान लो एक चीज़ अचीव कर लिया तो दूसरा चीज़ अभी रह रहा है। अभी करेंटली मेरे पास कुछ और हैं जो कि मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा सक्सेस मेरे लिए है कि मैं शायद हर गाने पे नाच सकूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं है। नाच के दिखा दीजिए फिर एक गाना। आप अपना मुँह बंद करिए, यहाँ पे सीरियस बात हो रही है। अरे यार कीप इट लाइट यार, लाइट लो। नहीं लाइट रखना है या थोड़ा सीरियस? मिक्स बढ़िया रहेगा। तो मेरे लिए भी सक्सेस कुछ ऐसा सही है, कुछ वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब पूछा था इनसे क्या? नहीं यार बिल्कुल यार, ओपन कॉन्वर्सेशन है यार। तभी तो ऐसा लगेगा मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तुम्हारा यार। वाई मुझे वही लगा, नाम तो वाई वैसे, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे लिए भी ऐसा देख नहीं रहा हूँ कैमरे में। मेरे लिए तो मेन काइंड ऑफ ऐसा सही है कि हैप्पीनेस, खुश रहूँ मैं बस कहीं भी हूँ, वही मेरे लिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है। खुश रहना वो थोड़ा मैं अभी चेज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं शायद जिस तरह का मैं हूँ मैं कर नहीं पा रहा हूँ। कि मैं अगर कोई गोल्स ऐसा ले रहा हूँ जिसमें खुश भी नहीं हूँ मैं, फिर मैं उसको सक्सेस मानूंगा नहीं। कि अगर मैं थोड़ी सी चीज़ में भी अगर खुश हूँ बढ़िया, तो मैं उसको सक्सेस मानूंगा, उसको ट्रीट करता हूँ मैं सक्सेस। तो मेरे लिए पर्सनली वैसा है, जैसे मैंने बोला था ना कि ऐसे वेल डिफाइंड गोल्स नहीं है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं होते, छोटे छोटे स्टेप्स के गोल्स हैं कि यार अगर मैंने छोटा कुछ ऐसा अपना माइलस्टोन बना रखा है, वो अचीव मिलता है, खुशी मिलती मुझे। आज 10 बढ़िया पी लूँगा, कल 11 पी लूँगा। बस ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो है। बस भाई सक्सेस यार, खुश रहो यार। मेरे लिए और एक खुशी है कि अगर मेरे हाथों या पैरों पे एक नया नस आ जाता है, पॉप आउट कर गया, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ वेलकम। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है अगर मेरे हाथों में नस आ जाता है। आर यू अफ्रेड ऑफ डेथ? नहीं, मैं नहीं पर्सनली, अगर डेथ आती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसको एक्सेप्ट करने में। मुझे बस उस चीज़ से दिक्कत है कि यार अगर मैं मरता हूँ तो मेरे पीछे जो इतने लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो मुझे जानते हैं, उनके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा। तो मैं पर्सनली डेथ से नहीं डरता हूँ, मैं बस उस फैक्ट से डरता हूँ कि यार मेरे जाने के बाद जो लोग बचे, मेरे घर वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, तो वो जो लोग बचे उन पे जो बीतेगा, उस चीज़ से डरता हूँ। वो भले ही टाइम के साथ फेड आउट हो जाएगा, बट उससे डरता हूँ। पर्सनली मुझे ज़ीरो फक्स है कि डेथ से, मतलब मैंने वैसे नहीं रखा है कि भाई मुझे ये करना, उससे पहले मर ना जाऊँ या वो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, डेथ से डर नहीं लगता। आपको तो किसी भी में नहीं लगता है, वो तो मैं बोल सकता हूँ। क्यों भाई? जैसी हरकतें आपकी सुसाइड वाली की, कूद जाऊंगा मैं कहाँ कूद जाऊँ, वो तो मैं ऐसे कूदता रहता हूँ क्योंकि मुझे पार्कर वगैरह पसंद है। तो कूदे भी थे, सेकंड फ्लोर से कूद गए थे आप? कूदा भी था सच में? हाँ, ये तो सेकंड फ्लोर से कूद गया था भाई साहब घर पे। क्या बताना चाहेंगे थोड़ा स्टोरी बताइए। मैं तो वैसे H2 में से भी कूद चुका हूँ। H2 के फर्स्ट फ्लोर से भी कूद चुका। ये कब कूदा? ये तो मुझे भी नहीं पता। एक बार ऐसे हुआ क्या था कि मैं पहली बार तो क्या मुझे उससे डर लगता है नहीं लगता है, मैं मैनिफेस्ट करता हूँ
कई बार मैं मैनिफेस्ट करता हूँ कि मैं किस तरह से मर सकता हूँ, क्योंकि मैंने डेथ को क्लोजली 2 बार देखा है। मैं स्विमिंग पूल में 16 फुट में डूब चुका हूँ, और मैं लास्ट मोमेंट में जब मेरे सामने ऐसे पूरे मेरे वो सच है तुम्हारे सामने ऐसे आने लगते हैं, तो शायद मैं मरने ही वाला था, पर वो किसी ने फिर मुझे खींच लिया। तो हाँ, मैं काफ़ी क्लोज कॉल्स हैं। एक बार ऐसा था कि मैं दीवार से कूदा, तो सामने ऐसे सरिये निकले हुए थे, तो जब मैं कूदा था बहुत इम्पैक्ट से कूदा था, वो शायद घुस जाता, पर वो फिर मैं खुद को रोक लिया था जैसे। तो हाँ, मैंने बहुत क्लोजली देखा है, मैं बहुत ऐसी हरकतें करता हूँ जिससे मैं मर सकता हूँ। पर खैर, क्या मुझे डर लगता है? मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना डर लगता है। हाँ, वही है कि मेरे, आप शांत रहिए, आप क्योंकि काफ़ी आयरॉनिकली बात करते हैं। मैं तो आप अपने लोगों का भी सोचते हैं, पर आप सिगरेट दारू पीते हैं, तो आप चुप रहिए। तो खैर मैं, हाँ, मेरा भी वही है कि मैं डरता हूँ कि मेरे बाद मेरी मम्मी, क्योंकि मेरे को ये है, पहले मेरा एक है कि मुझे नॉर्दर्न लाइट्स देखना है। नॉर्दर्न लाइट्स देखे बिना मैं नहीं मरना चाहता हूँ। तो अगर मैं नॉर्दर्न लाइट्स देख लिया तो शायद मेरा मरने का डर खत्म हो जाएगा। और दूसरा ये है कि मेरे को थोड़ा अपनी मम्मी को उनके कुछ दोस्तों से मिलवाना है, जो शायद वो काफ़ी 30 साल से नहीं मिली हैं। तो वो सब करके फिर शायद मेरा मरने का डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरा वैसे तो अल्टीमेट गोल वही है कि मैं नॉर्दर्न लाइट देख के बर्फ़ में लेटना चाहता हूँ और ऊपर देखना चाहता हूँ, बस। उसके आगे फिर देखी जाएगी। रही बात मेरे इंसिडेंट्स की, हुआ गया था कि शायद मैं क्लास 9th में था, तो मेरा एक दोस्त था सौरभ, अभी भी है। तो हम उसके एक घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो नीचे रेत थी, मतलब जो होता है। तो हम दोनों ने सोचा कि नीचे रेत देगा, फिर हमने सोचा कि अगर हम इस पर कूदें कितनी चोट लगेगी। फिर हमने सोचा ट्राई करके देखते हैं। तो पहले सौरभ कूदा, फिर मैं भी कूद गया, तो मेरे को कुछ चोट नहीं लगी, पर मुझे मज़ा बहुत आया। दूसरी बार सौरभ को लगी चोट? सौरभ को भी चोट नहीं लगी। दूसरी बार फिर वो था कि S2 में, तो S2 में सारे नीचे खेल रहे थे, सारे बोल, नहीं नीचे शायद कोई नहीं था, हाँ दोपहर का टाइम था। मैं दोपहर में बालकनी में खड़ा था, मैं नीचे देख रहा था कि अगर मैं यहाँ से कूदूँ तो कितना चोट लगेगा। तो मेरे को पता था कि चोट तो नहीं लगेगा, तो मैं ऐसा नहीं कि ऐसे डायरेक्ट कूदा हूँ। मैं उधर दीवार पे चढ़ा, दीवार पे ऐसे उल्टा लटका था, और फिर खुद को छोड़ दी। थोड़ा मेरे को चोट लगा था, पर वो ठीक हो गया था। ये बात वैसे किसी को पता नहीं थी, आज निकल गई। ये तो मुझे भी नहीं पता था कि S2 से कूदा है। Anyways, आपके लिए क्या है यार? आपके लिए डेथ, आपको डर लगता है डेथ से? मेरा जो मेन रीज़न है डेथ से डरने का, हाँ लगता है वो। एक ही पॉइंट तो है कि जो मेरे बाकी लोग हैं जो मेरे को जानते हैं, उनके लिए इशू मेरे को मेन लगता है कि मैं वो पर्सन हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है टेक्नोलॉजी में, साइंस में, कि क्या चल रहा है वर्ल्ड में। मेरे को मेन इशू ये लगता है कि मैं मर गया तो मैं ये नहीं देख पाऊंगा कि मेरे मरने के बाद इस दुनिया में आगे होगा क्या, AI कहाँ जाएगा, क्या हम दूसरे प्लैनेट्स को खोज पाएंगे। मेरा मेन डर ये है कि मैं अवेयर नहीं हो पाऊंगा उन सब चीज़ों से जो कि हम आगे करने ही वाले हैं, श्योर हूँ। तो उसके लिए मेरे को काफ़ी लगता है कि काश मैं देख पाऊँ चीज़ों को। तो एक क्वेश्चन मेरे लिए कि आपके लिए कितनी सैलरी ऐसे है कि एनफ है आज के टाइम पे, कि इतनी सैलरी मेरी हो तो ठीक है, इससे ज़्यादा मेरे को इतना लग्जरी शौक नहीं चाहिए, या मेरे को लग्जरी चाहिए इतना हो? ये चीज़ टाइम के साथ चेंज होती रहती है। अब जैसे अभी है, अभी मुझे कोई दे दे 10-15 लाख का पैकेज, मेरे लिए सफिशिएंट है। मैं 2 साल बाद देखूंगा, मुझे 10-15 लाख कम लगेगा, मेरा मतलब वही है। अब जैसे मैं तो वही सोचता हूँ कि यार पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, मैं तो बनिया खानदान से हूँ, मुझे पता होता है कि भाई पैसा कितनी बड़ी चीज़ होती है। और पर्सनली मैं तो वो करता हूँ, मतलब मैं तो बनिया खानदान से हूँ, मेरे पापा साइड मम्मी साइड सबका बिजनेस है। तो ऑल्दो वो है कि नौकरियाँ भी चल रही है, नौकरी ढूंढ रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, बट एट दी एंड मेरा एम्बिशन तो यही है कि तुम एक लिमिटेड वेल्थ ही कमा सकते हो नौकरी करके। तुमको एक अच्छा अमाउंट चाहिए तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है। तो मैं तो अभी भी, अब पता नहीं अब ये अभी का है, बाद में क्या रहेगा, लाइफ इज़ अनसर्टेन, बट वैसा है कि अभी 10-15 लाख है, 5-4 साल इसमें काम करता रहूँगा, 10-15 लाख का वो 20 लाख बन जाएगा, 15 लाख बन जाएगा। वो थोड़े टाइम के बाद वो भी कम लगेगा, फिर बाद में एट दी एंड वही है कि भाई कुछ स्टार्टअप खड़ा करते हैं, कुछ बिजनेस खड़ा करते हैं, मतलब लेवल के हिसाब से ना। अब जैसे अभी आप बैचलर हो, अभी तो PG में रह लो, फ्लैट में रह लो, कैसी भी रह लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी सर्वाइवल 10-15 लाख में भी हो जाएगा, 10 लाख में किसी भी Tier 1 सिटी में। तो अगर अपने 6 साल बाद 7 साल बाद देखोगे, तुम्हारी शादी का टाइम आ रहा है, अब शादी का टाइम आ रहा है, तुम्हारा इनकम डिवाइड होना है, ठीक है, वर्किंग वूमेन होगी, तुम्हारा लोड भले ही कम हो जाएगा, बट तुम वैसे देखो, अगर तुम्हारी 10-15 लाख की नौकरी है, तुम्हारी फैमिली बन चुकी है, तुमको कार लेनी है, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है कार, ऐसे मतलब बहुत सोच समझ के लेते हैं। तो
चेंज होता रहेगा। अगर अभी मैं करंटली मुझसे कोई पूछे, मेरे लिए 10-15 लाख इनफ है, मतलब मैं उससे ज़्यादा एम्बिशन नहीं रखता हूँ करंटली। आपके लिए कितना? मैं अभी फ़िलहाल इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा हूँ कि हाउ मच मनी इज़ इनफ मनी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल जो मेरी सैलरी है मैं उसमें बहुत खुश हूँ, मतलब वो मेरे लिए ऐप्ट है जिसमें मैं अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर पा रहा हूँ। उसके अलावा मेरे पास बहुत पैसे फिर बच भी जा रहे हैं। पर मेरा भी मतलब यही है कि अभी मैं फ़िलहाल जैसे काफ़ी एक रेस में भागने लगा था कि अभी मेरी जितनी सैलरी है, फिर अभी मान लीजिए एक्स अमाउंट है, मैं सोच रहा था इतने दिनों से कि कैसे भी करके इस साल के एंड तक मुझे एक वाई अमाउंट पे पहुंचना है, फिर उसके अगले साल के एंड तक मुझे जेड अमाउंट तक पहुंचना है। तो ये भागना कभी ख़त्म होगा नहीं, क्योंकि पैसों की ज़रूरत है। जिस तरह से मैं अभी वहाँ बेंगलोर में था, मैं एक फ्लैट देखने गया था, मतलब प्रॉपर एक फ्लैट एक बड़ी सोसाइटी में, तो वो 1.5 करोड़ का था। तो मेरे को वही आया कि आज से 4 साल 5 साल बाद तो ये और महंगा हो जाएगा। और अगर मुझे एक प्रॉपर घर लेना है किसी अच्छे शहर में, अच्छी लाइफ प्रोवाइड करनी है, क्वालिटी देना है अपने फैमिली को, तो उसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए मेरा अभी खुद मेरे पास एक प्रॉपर आंसर नहीं है कि हाउ मच मनी इज़ इनफ मनी एंड व्हेन इट इज़ इनफ। तो उसका अभी तो मैं खुद आंसर ढूंढ रहा हूँ। पर ये भी है कि कोई ऐसा प्रॉपर इसका प्रूफ नहीं है कि ज़्यादा पैसे कमाने से हैप्पीनेस आएगी। तो फिलहाल मैं सीख रहा हूँ कि कैसे मैं हैप्पीनेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दे पाऊँ, कि अगर मैं कम पैसे भी हूँ मेरे पास, तो भी मेरे आसपास के 4 लोग खुश रहें। इस चीज़ को मैं सीखने का भी ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा पैसा दिमाग ख़राब करता है, कम पैसा भी दिमाग ख़राब करता है। हाँ, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड कि जो सक्सेस है, जब हम भागते हैं, जब हमारा स्ट्रगल फेज होता है, उस पॉइंट पे कई लोग मानते हैं कि हम सिंगल रहें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि मेरा मेन फोकस जो उस पॉइंट पे है वो रहेगा मेरा करियर पे। कई लोग मानते हैं कि सिंगल अगर मैं रहा तो मेरे पास कोई वही इंसान नहीं है जिससे मैं अपनी हैप्पीनेस शेयर कर सकूँ, कि मैं अकेला बैठा हूँ स्ट्रगल कर रहा हूँ। एक मेरे पास कोई पार्टनर है, कि कईयों के लाइफ में क्या है कि पार्टनर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है कि मैं खुश था उस पॉइंट पे उसकी वजह से। कईयों के लिए कि नहीं, मेरे को स्ट्रगल करनी है उस पॉइंट पे, कि इस पॉइंट पर स्ट्रगल नहीं किया तो मैं बाद में अच्छा पैकेज नहीं ले पाऊँगा, अच्छी लाइफ नहीं जी पाऊँगा। तो तेरे क्या विचार है इस पॉइंट पे, जब मेरी स्ट्रगलिंग फेज़ हो, उस पॉइंट पे रिलेशनशिप क्या अच्छा है बुरा है? अच्छा है। मैं कभी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता कि अगर मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ तो मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, बल्कि मैं इस पॉइंट के अभी सपोर्ट में हूँ कि क्योंकि मैं अभी मेंटली शायद फ्री नहीं हूँ। जो मुझे अभी 3-4 दिन में रियलाइज़ हुआ है कि मेंटली मैं उतना अभी फ्री नहीं हूँ कि मैं किसी को एक प्रॉपर अच्छा रिलेशनशिप प्रोवाइड कर सकूँ, अच्छा कंपेनियन बन सकूँ या अच्छा पार्टनर बन सकूँ। स्ट्रगल तो चलती ही रहेगी। जिस तरह से मैं हूँ या जिस तरह का मेरा बैकग्राउंड है, मुझे लगता है कि अभी शायद मेरे साथ चाहे मैं कहीं भी आऊँ, शायद मुझे 4 साल या 5 साल और लगेंगे स्ट्रगल में। तो इसका ये मतलब नहीं कि 4 साल 5 साल मैं अकेला रहूँ। अगर कोई मुझे मिल गई जो सही है, जिसके लिए मैं पहली बात तो मैं किसी के लिए सही बनना चाहता हूँ फिलहाल, जो कि मैं नहीं हूँ किसी के लिए भी। अभी मेरे पास मेरे खुद की ही बहुत सारी दिक्कतें हैं जो मुझे अभी रियलाइज़ हुआ है, तो इस वजह से मैं अभी नहीं आना चाहता किसी के साथ। तो बाकी आंसर ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर स्ट्रगल है तो किसी के साथ नहीं आना चाहिए। लोग आते हैं, लोग करते भी। मैं भी था, मतलब एक दोस्त है मेरी, तो वो मैं अभी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, तो उसकी वजह से मेरी काफ़ी हेल्प हुई है इसमें। जो मैं आज जहाँ तक हूँ तो उसने काफ़ी हेल्प किया, काफ़ी साथ दिया है। तो रहता है, मतलब एक कंपेनियन तो रहता ही है हमेशा। और मेरे पास शायद हमेशा ही, मैं लकी इनफ था कि मेरे पास हमेशा कंपेनियन है। कोई नहीं रहा तो फिर देवांशु भाई तो है ही। हाँ, क्योंकि इसमें कई इस पॉइंट को मेंशन करते हैं कि सिर्फ रिलेशनशिप जैसे कि होता है, और ये तो आइडल बात होगी कि मेरे पास रिलेशनशिप है या नहीं, ब्लैक और वाइट। लेकिन ऐसा नहीं होता, बीच में हमारे पास ब्रेकअप्स भी आ जाते हैं, कई बार प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जिससे मेरा जो स्ट्रगल फेज है वो सब अफेक्ट होता है। कि क्योंकि वो तो होगा ही होगा, रिलेशनशिप है तो इस एज में हम सीख रहे हैं, इमोशनली इतने इंटेलिजेंट नहीं है और ये सब इश्यूज होते हैं। तो क्या लगता है आपके लिए इस बारे में, क्या विचार है? रिलेशनशिप क्या अच्छा है बुरा है? मुझे लगता है यार कि मतलब बहुत ज़्यादा मैटर करता है उस पे, आपके पार्टनर के ऊपर। जैसे 2 केसेस ले लो। एक तुम्हारे पास एक तरह का एक ऐसा पार्टनर है कि मतलब उसको पता है, तुमने उसको बता रखा है कि बिजी है, ये है वो है, एंड मतलब थिंग इज कि अगर तुम्हारा स्ट्रगल फेस चल रहा है एंड अगर तुम्हारा एक हेल्दी गुड रिलेशनशिप है, तो तुम्हारा पार्टनर भी समझेगा कि तुम्हारा वो चल रहा है स्ट्रगल फेस, एंड वो इंस्टेड ऑफ अगर वो वैसे बोले कि यार मतलब वो नहीं है, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उसमें फिर इसको मतलब कैसे अच्छे से फ्रेस करूं, बहुत ज़्यादा पार्टनर पे डिपेंड करता है। पार्टनर पे ऐसे डिपेंड करता है कि तुम्हारा पार्टनर तुमको सपोर्ट करेगा,
तुम्हारा पार्टनर समझेगा एंड मतलब ठीक है बीच में ऐसे दिक्कतें आएंगी, बातचीत होंगी, उसमें तुमको भी समझना है। मतलब थिंग इज कि अगर तुम मतलब एक आदमी एट सम पॉइंट कुछ ही चीज़ों में अपना मतलब इमोशनली अवेलेबल हो सकता है। अब जैसे ये वाला होता है, जैसे ग्राइंड वाला फेज होता है, लोगों को लगता है इसमें क्या इमोशनली वो होता है, इसमें भी होता है, ठीक है। एट अ टाइम आदमी इमोशनली अवेलेबल कुछ जगहों पे ही रह सकता है। अब एट द एंड वो तुम्हारे ऊपर होता है कि तुम बैलेंस कैसे मेंटेन कर रहे हो। अब तुम अपना 30% डालो स्ट्रगल पे, तुम अपना 70% डालो रिलेशनशिप में, तुम्हारा स्ट्रगल जाएगा। तुम अपना 70% डालो स्ट्रगल में, 30% डालो रिलेशनशिप में, तुम्हारा रिलेशनशिप जाएगा। तो एट द एंड वो बैलेंस तुमको मेंटेन करना होगा। वो बैलेंस तुम्हारा बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है। तुम मतलब एक जनरल टर्म नहीं ले सकते हो, वो हर बंदे के रिलेशनशिप पे होता है, कैसे उनका रिलेशनशिप जा रहा है। तेरे लिए पर्सनली क्या रहा और पर्सनली तेरे थॉट्स क्या है इस बारे में? अगर तू वापस लाइफ में बैक जाए, तेरे पास अपॉर्चुनिटी हो कि मैं 9th-10th में हूँ कि अब रिलेशनशिप में आऊँ मैं ना आऊँ, तो क्या लगता है? मेरे लिए पर्सनली ऐसा लगता है कि ये वाली जो एज है, ये इस एज में आई वुड प्रायोरिटाइज करियर ओवर रिलेशनशिप। कि अगर मेरे पास ऐसे 1-0 वाली चॉइस है कि भाई तुमको या तो ये नौकरी के लिए काम कर सकते हो या फिर तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में रह सकते हो, तो आई वुड चूज करियर एनी डे इस पॉइंट ऑफ टाइम में ओवर अ रिलेशनशिप। क्योंकि तुम वैसे देखो ना, मतलब बंदा बोलेगा कि भाई नौकरी ढूंढने के लिए भी बहुत टाइम है, बंदा बोलेगा कि तुमको रिलेशनशिप ढूंढने के लिए भी बहुत टाइम है। अब तुम ऐसे देखो, तुमने अभी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर दिया, अपने 20-22 साल की उम्र में तुमने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर दिया, तुमने करियर में कुछ इन्वेस्ट नहीं करा। एट द एंड तुम कॉलेज से निकले, तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, तुम्हारा रिलेशनशिप श्योर नहीं है, तुम स्टेबल नहीं हो। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मांगता है आदमी। तो तुम्हारा ना रिलेशनशिप फाइनल हो पाया, तुम्हारा ना करियर फाइनल हो पाया, तुम फंस के रह गए और एट द एंड कोसते रहोगे अपने आप को। अब तुम्हारे पास दूसरा पाथ है कि तुमने यार रिलेशनशिप को साइड में रख दिया थोड़ा, कि भाई अभी टाइम है मेरे को ग्राइंड करने का, यही टाइम है। अगर तुम अभी थोड़ा सा ग्राइंड करोगे, अभी थोड़ा सा इन्वेस्ट करोगे अपने करियर में, तो जब एक्चुअली तुम्हारे पास टाइम होगा, मतलब तुम्हारा जब कॉलेज से निकले 1-2 साल हो गया, तुम्हारे पास एक्चुअली जब टाइम होगा एक्सप्लोर करने को, तब यू आर स्टेबल, यू आर कंफर्टेबल। मतलब तुमने करियर पे पहले इन्वेस्ट कर दिया, तो तुम्हारा करियर अब स्टेबल है, तुम एक अच्छी नौकरी पे हो, तुम्हारे पास टाइम है इन्वेस्ट करने को। तुम रिलेशनशिप पे टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। और ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ठीक है, ज़िंदगी छोटी नहीं है। तो तुम 20-22 साल में अभी वो कर लिया, उस पर इन्वेस्ट कर लिया करियर पे, फिर आगे जाके जब तुम्हारे पास एक्चुअली टाइम रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हो, अब वो तो आ ही जाता है। मतलब आइडियल केसेस आ जाते हैं कि भाई कि जिनका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चल रहा है, साथ में काम कर रहे हैं, तो वो आइडियल केस हर कोई चाहता है, वो आइडियल केस मैं भी चाहता हूँ, बट आइडियल केस हर बार नहीं होता है। तो एट द एंड तुम्हारे ऊपर डिसीजन है। मेरा डिसीजन पूछ रहे थे, मेरा डिसीजन एट दिस करेंट पॉइंट करियर होगा ओवर अ रिलेशनशिप। तो इसी बारे में अगला क्वेश्चन कि तेरे को क्या लगता है किस एज में, कि जैसे मैं बताता हूँ एक, कि जो पीक हार्मोनल एज होती है एक बॉय के लिए, ठीक है, कि मेरा बहुत मन कर रहा है वो पूछो ना, एक्चुअल क्वेश्चन है कि जब मेरी प्यूबर्टी करती है 18 के बाद काफ़ी, तो एक ये भी मैंने कहीं सुना था कि जिस एज में मेरी पीक अर्ज है सेक्स की, उस पॉइंट पे मेरे ऊपर करियर प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, जिससे मेरा दोनों ढंग से चल नहीं पाता। कि मैं करियर पे फोकस कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है सेक्स करना है, मेरे को गर्लफ्रेंड होती काश मेरी, इधर उधर से जब मैं रील देखता हूँ, दोस्तों को देखता हूँ, तो यही जब भी तो इशू है कि इस पॉइंट पे मेरे को बहुत फील होता है। तो क्या लगता है कि किस एज में बेस्ट है रिलेशनशिप करना, चाहे वो स्ट्रगल फेस चल रहा हो ना चल रहा हो, कि तू कहे कि हाँ भी इस पॉइंट पे मेरे लिए बिल्कुल स्टेबल पॉइंट होगा रिलेशनशिप करना, जिससे मैं अच्छा भी फील करूँ और मेरा करियर भी इफेक्ट ना हो? मतलब मैं एज को पिवट नहीं करता इसके लिए, मतलब नहीं करते, एज बिल्कुल नहीं है मेरे लिए। मतलब अगर कहीं पे भी जैसे हैं कुछ मेरे दोस्त जिनका बढ़िया चल रहा है, तो काफ़ी बचपन से हैं साथ में, तो उनका अच्छा चल रहा है अभी भी। कुछ ऐसे भी थे जो मतलब आए थे पर नहीं चला उनका, मैं भी उनमें ही से था। खैर, तो मेरे ख्याल से एज को पिवट नहीं करना चाहिए, एक दूसरे की समझदारी और कंपैटिबिलिटी को पिवट करना चाहिए। मतलब एज तो कुछ भी है। अब मेरे लिए जैसे मुझे अभी लग रहा है, मैं अभी किसी के लिए, मैं बोला ना मैं अभी नहीं हूँ मैं सही, तो मेरे को लगता है कि अगर ये सही मैं पहले भी नहीं था। अगर मुझसे पूछेगा कि अगर इससे पहले मैं किसी जिनके साथ था, अगर मुझे वापस आने मिले क्या मैं उनके साथ आऊँगा, तो मैं नहीं आऊँगा।
क्योंकि उस टाइम पे मुझे लगता था कि यही हैं, अभी आखिरी हैं, इसके आगे मुझे और कोई नहीं मिलने वाला। पर ऐसा नहीं है, आगे बहुत मिलती हैं और आगे बहुत लंबा है अभी टाइम चलाने के लिए। शायद मैं नहीं चला पाता क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ मेरा इतना सॉर्टेड नहीं है सब कुछ। मुझे चीज़ें खुद डिसाइड करनी पड़ती है, खुद एक्शन लेना पड़ता है, खुद इंप्लीमेंट करना पड़ता है। फेल भी होता हूँ, पास भी होता हूँ। तो मेरे ख्याल से एज नहीं है पिवट। एज मतलब पिवट है कि तुम उस पॉइंट पे या अपने लाइफ के उस फेज में कितने खुद स्टेबल हो, खुद कितने अपने अंदर सिक्योर हो, ताकि तुम सामने वाले को एक, मेरा सिंपल सा दो ही है, प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड। अगर ये दो चीज़ मैं अच्छे से कर रहा हूँ तो फिर मैं किसी के साथ भी अच्छे से जा सकता हूँ। वही ये वही वाला पॉइंट है कि मतलब कि अगर आप खुद स्टेबल हो, आप खुद इमोशनली अवेलेबल हो, तो एट द एंड आप अच्छे से प्रोवाइड कर पाओगे। तो वही है मतलब, जैसे वो है ना, बटरफ्लाई चेस करोगे तो बटरफ्लाई भाग जाएगी। तुम खुद का ऐसा अपने आप को बिल्ड करोगे, गार्डन बनाओगे, तो बटरफ्लाइज खुद आएंगे आपके पास। अब इसको गलत वे में ना लेना, बट ये वो है कि मतलब अपने आप को बिल्ड करोगे तो लोग आना चाहेंगे आपके पास। मतलब आपके पास वो चॉइस रहेगी कि मतलब कि आपने अपने आप पर अगर इन्वेस्ट नहीं करा, आपने अपने आप को बिल्ड नहीं करा, तो अगर एट सम फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम कोई लड़की एक्चुअली आती है जो आपके लिए परफेक्ट हो, आप खुद ही एलिजिबल नहीं हो, आप खुद ही वो नहीं हो, मतलब केपेबल इनफ नहीं हो रिलेशनशिप आने के लिए, तो मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ चेसिंग, खुद के वेलफेयर पे इन्वेस्ट करो। और जब टाइम सही होगा तब आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि यार मैंने अपने आप पे तो बहुत काम कर लिया, दूसरे के लिए काम करते हैं। और रही बात हॉर्मोन्स और सेक्स की, हाँ, तो ये जो मैं जिस एज में हूँ अभी पीक होता है, मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ। पर इसका ये मतलब नहीं मैं किसी के साथ आ जाऊँ, मतलब इसका ये मतलब नहीं ना कि मैं सिर्फ अपनी कुछ नीड्स पूरी करने के लिए किसी के साथ आ जाऊँ, क्योंकि मैं खुद को जानता हूँ। अगर मैं किसी के साथ सिर्फ इसलिए आऊँगा तो शायद दूसरे दिन से मैं उसको उस तरह से देखूंगा भी नहीं। मैं किसी के साथ आना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे जेन्युइनली पसंद करता हूँ। ये लस्ट वगैरह मेरे लिए सेकेंडरी है, ये हैं पर सेकेंडरी है। पहला मेन है वही P&P, प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड। अगर ये मैं किसी को दे पा रहा हूँ, सामने वाली खुश है, क्योंकि मैं बहुत उस मॉडल पे काम करता हूँ कि सामने वाली खुश है तो मैं खुश हूँ, बस। अच्छा, मैं आज के पॉइंट पे पूछूँ तो तेरी बिगेस्ट स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है? बेसिक क्वेश्चन है लेकिन ज़रूरी है। सोचना पड़ेगा। सोच रहा हूँ। बिगेस्ट स्ट्रेंथ है कि मैं काफ़ी सेल्फ अवेयर हूँ। बिगेस्ट वीकनेस है कि मैं काफ़ी सेल्फ अवेयर हूँ। यही है। समझ नहीं आया थोड़ा। समझ नहीं आया। हाँ, आप हाथ नीचे करिए थोड़ा। बिगेस्ट स्ट्रेंथ है कि मैं सेल्फ अवेयर हूँ। तो अगर मैं किसी के साथ, या चाहे मेरे दोस्त हैं या कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, तो मुझे अगर मैं उसके साथ कुछ गलत करता हूँ, जो कि हो जाता है मुझसे, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ। एक साल पहले मैं काफ़ी अलग था, पिछले साल मैंने काफ़ी खुद को इम्प्रूव किया है, पर भी थोड़ा सा रह जाता है। तो अगर मैं किसी के साथ हूँ तो मैं काफ़ी बार उसे हर्ट कर देता हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे दोस्त हैं चाहे कोई भी हो। तो लेकिन ये भी है कि शायद 1 घंटे 2 घंटे बाद मैं उस चीज़ को देखता हूँ कि मैं उस चीज़ को देखता हूँ या सोचता हूँ कि मैंने क्या किया अभी जस्ट। फिर मेरे को खुद ही पता चल जाता है कि मैंने गलत किया और मैंने ये पॉइंट पे गलत किया। और फिर मैं जाके उस चीज़ को डिस्कस करता हूँ, मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, उस चीज़ को मैं आगे पूरा ट्राई करता हूँ कि आगे कभी रिपीट ना हो, जो कि मोस्टली मैं पास होता हूँ। कभी बार मैं फिर भी फेल हो जाता हूँ, तो फिर मैं उस चीज़ को देखता हूँ। और मेरी बिगेस्ट वीकनेस भी सेल्फ अवेयरनेस है, क्योंकि इस वजह से मैं काफ़ी अपने अंदर कमियाँ ढूंढता रहता हूँ कि मेरे को किस चीज़ पे काम करना है। इसकी वजह से मेरी आदत ही हो गई है कि मैं सिर्फ अपनी कमियाँ ही देखते रहता हूँ। ज़्यादा सेल्फ अवेयर होने की वजह से मेरे को सिर्फ मेरे शॉर्टकम्स ही दिखते हैं। जो मैं अच्छा करता जा रहा हूँ वो मैं भूलता जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो और अच्छा बनना है और अच्छा बनना है। तो यही है कि मेरा बिगेस्ट स्ट्रेंथ और बिगेस्ट वीकनेस सेल्फ अवेयरनेस। आपके लिए? तो सभी तक आंसर ही नहीं आया इस चीज़ का। कोई बात नहीं, प्रेशर मत लो। वीकनेस है क्या प्रेशर लेना? आपके फेवरेट टॉपिक पे बात करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कई लोग बात करते हैं कि जो हम स्मोकिंग करते हैं, इस बारे में बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो कई कहते हैं कि स्ट्रेस रिलीफ होता है जब मैं स्मोकिंग करता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली ये सिर्फ एक एडिक्शन है कि मेरे को बाबा करने का मन कर रहा है, इससे स्ट्रेस रिलीज वगैरह कुछ नहीं हो रहा, ये मैं बस खुद को वो बोल रहा हूँ कि इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो क्या विचार है, क्या ये एडिक्शन है कि इससे स्ट्रेस रिलीफ हो रहा है? क्या एडिक्शन है इसलिए वो स्ट्रेस रिलीफ करता है? मतलब तुमको एडिक्शन अगर है तो तुमको मन करेगा
कि भाई मतलब तुमको अगर कुछ भी हुआ, जैसे तुमको नॉर्मल तो फूक ही रहे हो, बट अब स्ट्रेस रिलीफ वाला पॉइंट इसलिए आ जाता है कि यार अगर कोई नॉर्मल आदमी होता है जो फूका फूकी नहीं करता है, उसको स्ट्रेस हो रहा है, वो यार कुछ और तरीका कुछ ढूंढेगा करने का, कुछ अपना माइंड डाइवर्ट करेगा। किसी कोई सिगरेट स्मोक करता है तो उसके लिए स्ट्रेस पॉइंट वो आ जाएगी, भाई स्ट्रेस हो रहा है सुट्टा दे दो। तो वो ऐसा कंबाइन हो चुका है कि भाई स्ट्रेस हो रहा है तो सुट्टा फूक लेंगे। तो और वो हिट भी देता है, मतलब निकोटीन वो उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हिट देगा, आपका 5 मिनट के लिए मूड लाइट कर देगा, 5 मिनट 2 मिनट के लिए, फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो वो 5 मिनट का हिट है जिसको लोग चेस करते हैं, इसलिए वो स्ट्रेस रिलीफ वाला हो जाता है। तो बहुत सारी मतलब सिगरेट बहुत सारे फैक्टर्स पे है। पहला तो नॉर्मल एडिक्शन ही होता है, निकोटीन सबसे बड़ा एडिक्शन होता है बाय द वे। मतलब किसी को कोई दारू छोड़ सकता है आसानी से, कोई वीड छोड़ सकता है आसानी से, कोई किसी के लिए सिगरेट छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। यही मेरा अगला क्वेश्चन था कि कितना मुश्किल है छोड़ना। सिगरेट छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सिगरेट छोड़ना मुश्किल होता है 2 पॉइंट्स की वजह से। पहला तो निकोटीन इन इटसेल्फ इज़ वेरी एडिक्टिंग, कि निकोटीन का हाई जो होता है वो 5 मिनट का ही होता है भले ही, और इतना ईजिली अवेलेबल होता है कि तुम चेस करते हो उसको। तो निकोटीन इन इटसेल्फ इज़ वेरी एडिक्टिंग। बट सेकेंड पॉइंट होता है तुम्हारा पीयर ग्रुप। अब जैसे तुम सिगरेट फूकते हुए आ रहे हो, अगर अब जैसे सिगरेट फूकते हुए आ रहे हो, अब तुम गए हो बाहर, 5 लोगों का ग्रुप है, 4 लोग सुट्टा फूक रहे हैं, तो वो हो जाएगा, वो पर्सनल मतलब वो हो ही जाएगा कि तुम भी सुट्टा फूकोगे। अगर तुम्हारा मन भी नहीं है ना, जस्ट बिकॉज तुम्हारे आसपास लोग सुट्टा फूक रहे हैं तुम फूकोगे, अगर तुम फूकते आ रहे हो। तो पीयर ग्रुप बहुत मैटर करता है। जैसे अगर मैं पर्सनल अपना एग्जांपल लूँ, तो अगर मैं घर जाता हूँ, कभी घर में मेरे पास कोई सुट्टा फूकने को नहीं होता, मैं फूकता भी नहीं हूँ, मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ कभी अकेले सुट्टा फूकना। तो ऐसे घर भी अगर जाता हूँ, घर पे मैंने बहुत रेयरली सुट्टा फूका होगा। बस कॉलेज आके जैसा पीयर ग्रुप होता है उसके हिसाब से बस सुट्टा चलता रहता है। तो दोनों है, निकोटीन प्लस पीयर ग्रुप बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। मेरे लिए क्वेश्चन है कि जैसे तो फिटनेस काफ़ी अच्छे से मेंटेन करता है, तो एक नॉर्मल जो अडल्ट है मेरी एज का है, क्या उसका फिटनेस रूटीन होना चाहिए कि जब मेरे को बॉडी भी नहीं बनानी लेकिन मेरे को डिसेंट दिखना है, डिसेंट मेरी बॉडी, और मैं फिट रहूँ, क्या डाइट मेंटेन करूँ? क्योंकि तूने काफ़ी स्टडी किया हुआ इसके बारे में, तो क्या एडवाइस देना चाहेगा? एडवाइस वही कि पहले तो अपना प्रोटीन अच्छे से लो, ठीक है? ये अच्छे से थोड़ा एलाबोरेट। ये चीज़ मेरे को पता लगी थी, मतलब प्रोटीन जितना बॉडी वेट है उसका 1 या 1.2 इंटू मल्टीप्लाइड कर। अच्छा। जितना भी लीन मास है, मतलब बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेट करके। जैसे मेरी बॉडी वेट अभी शायद 77 या 76 है, पर मेरे में फैट भी है, 10-12% मेरा फैट है। तो अगर 10-12% मैं रिड्यूस कर दूँ तो शायद मेरा वेट 60-62 के करीब बैठेगा। ये पता कैसे चला कि कितने % फैट है? मैंने मतलब वो बॉडी टाइप्स देखे थे कि जैसे मेरे को मेरी बॉडी टाइप पता है ना, मैं जब अपने आप को देखता हूँ बिना कपड़ों के, तो मैं अपना मतलब चेस्ट के पास या जितना भी स्किन है उस हिसाब से मैं खुद जज कर लेता हूँ कि मेरे पास कितना बॉडी फैट है। ये तुम खुद देख सकते हो, एक रेंज के हिसाब से तुम्हें पता चल जाएगा। तो मेरा 10 से 12 के बीच में ही है, ठीक है? तो उस हिसाब से मेरा बॉडी वेट जो लीन मास है वो आएगा शायद 60-62 के करीब, या 60 से 65 के बीच में होगा। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूं या 1.2 कर दूं, कि लोग तो वैसे 2.5 भी करते हैं, पर वो अपने इकोनॉमिक उसमें कंडीशन पे डिपेंड करता है। मेरी इकोनॉमिक कंडीशन अभी ठीक है, पर फिर भी मैं इतना भी प्रोटीन इंटेक अभी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी खुद और रिसोर्सेज देखने हैं, मैं इतना भी सप्लीमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकता हूँ। तो इसलिए मेरा शायद प्रोटीन इंटेक 75-77 ग्राम होगा दिन का। तो इतना मेरे लिए काफ़ी है। इसके अलावा एक्सरसाइज करना, मतलब डेली। अगर तुम्हारे पास जिम नहीं भी है तो भी तुम बेसिक पुशअप, पुलअप, चिनअप, डिप्स, जितना भी। डिप्स क्या होता है? डिप्स होता है मतलब तुम ऐसे यहाँ पे बार होता है उसमें ऐसे रख के ट्राइसेप डिप्स। हाँ वही समझ लो। तो ये सब कर सकते हो जिससे कि तुम्हारे मसल थोड़े बहुत एक्टिव रहें। इसके अलावा स्पोर्ट्स मेरे ख्याल से, अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम होना, जैसे कि मैं खुद सोच ही रहा हूँ, जब मैं वापस जाऊँगा अपने जॉब के लिए 5 दिन जिम करूँगा, उसके बाद सैटरडे संडे मैं बैडमिंटन खेलने जाऊँगा। एक स्पोर्ट्स जिससे तुम्हारा एक कार्डियोवास्कुलर मसल जो होते हैं हार्ट के पास, उनको भी ट्रेन करना ज़रूरी है, जिससे कार्डियक अरेस्ट वगैरह बच सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल मैं जिम में हर पार्ट को हिट कर पा रहा हूँ, पर मैं अपने हार्ट के मसल्स को हिट नहीं कर पा रहा हूँ। वो हिट तब होते हैं जो वो ब्लड बहुत तेज़ पंप करते हैं, वो तभी होता है जब तुम थकते हो। तो उसके लिए कार्डियो ज़रूरी है। तो उसके अलावा अगर किसी नॉर्मल पर्सन को करना है तो मैं तो यही कहूँगा कि रनिंग करें, और ये जो नॉर्मल हर एक बॉडी पार्ट का कम से कम दिन का एक एक्सरसाइज करें। जैसे चेस्ट के लिए पुशअप हो गया, इंक्लाइन पुशअप हो गया कहीं पे चढ़ के, और डिक्लाइन हो गया। चेस्ट के लिए 3 काफ़ी हैं,
उसके अलावा डिप्स हो गए, तो ये चेस्ट के लिए कंप्लीट है। ट्राइसेप्स के लिए वही डिप्स में ट्राइसेप भी हिट हो जाता है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ करना है तो कुछ भी ऐसे भारी चीज़ पकड़ के पीछे अपना ऐसे ऐसे कर लें। और बाइसेप तो बहुत ईजी है। लेग्स के लिए स्क्वाट्स हर दिन करना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर आप जिम नहीं जा रहे हैं तो स्क्वाट्स हर दिन करना चाहिए। लेग्स की एक्सरसाइज बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशल होती है। स्क्वाट्स तो बहुत कर रहे हैं मैंने। स्क्वाट्स सच में करना चाहिए, मतलब उससे अगर आप लोअर बैक के नीचे जितने मसल्स हैं उनके अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको टेस्टोस्टेरोन काफ़ी बूस्ट होता है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है आपके लिए। जितना काफ़ी है, ज़्यादा भी नहीं करना होता। मैं चाहता हूँ एक एस्थेटिक फिजिक, मेरे दिमाग में एक गोल है, इसलिए मैं ज़्यादा करता हूँ। आपको क्या लगता है, क्या जिम एक एडिक्शन है? नहीं, मैं हाँ सॉरी, मतलब है मेरे लिए तो हो गया है, क्योंकि अगर मैं किसी भी दिन मान लीजिए मैं 1 महीना जिम नहीं जा रहा हूँ तो मुझे खुद से अंदर से ये आने लगेगा कि मैं आउट ऑफ शेप जा रहा हूँ। एंड आपको क्या लगता है, जिम एक हेल्दी एडिक्शन है? हाँ मेरे लिए तो है, मतलब जब तक मैं ओवर नहीं कर रहा हूँ एक्सप्लॉइट अपनी बॉडी को, कि मैं कुछ भी अपनी बॉडी में डाल रहा हूँ या कुछ भी अपना तोड़े ही जा रहा हूँ, दिन के 3-3 4-4 घंटे जिम में बर्बाद कर रहा हूँ, तब तक वो एडिक्शन नहीं है। मैं शायद जिम में 50 मिनट से 1 घंटा जाता हूँ, उसके अलावा मैं बहुत ही क्लीन खाना खाता हूँ। मैं बाहर का बिल्कुल अवॉइड करता हूँ, मतलब बहुत रेयरली खाता हूँ तो खाता हूँ, वरना मैं अक्सर अवॉइड ही करता हूँ। और अगर मैं बाहर खाता भी हूँ तो मैं मोस्टली प्रीफर करता हूँ कि अंडे या दूध से रिलेटेड कुछ खा लूँ, जिससे कुछ मेरे शरीर को मिले भी। तो मेरे ख्याल से एडिक्शन नहीं है, मुझे एक डिसिप्लिन में रहने में मदद कर रहा है। और एक क्वेश्चन कि मान लें दिन में मैं डाइट मेंटेन कर रहा हूँ, प्रोटीन इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं खा रहा हूँ, मेरे पास शाम को 1-1.5 घंटा है मेरे इस पे काम करने के लिए, तो मेरे लिए बेटर क्या होगा कि मैं ऐसा स्पोर्ट चूज़ करूँ जिसमें काफ़ी भाग दौड़ है, जैसे कि फुटबॉल, बैडमिंटन, या उस टाइम पे मेरे को जिम जाना बेटर होगा? क्या अगर मेरे को फिट रहना, मेरा मेन गोल है कि मैं हेल्थ इशू सफ़र ना करूँ बाद में, तो क्या मेरे लिए स्पोर्ट्स अच्छा है कि मेरे लिए जिम अच्छी है? स्पोर्ट्स अच्छा है, एकदम सीधा आंसर, क्योंकि उससे आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी हो रही है। अगर आपका हार्ट सही है तो सब सही है। बीमारी जितनी भी है वो हार्ट से रिलेटेड चीज़ों से होती है या आपकी डाइजेशन से रिलेटेड चीज़ों से होती है। तो अगर आप भागा दौड़ी कर रहे हैं, पहले तो आपको खाना भी साफ़ कर रहे हैं, तो खाना साफ़ कर रहे हैं, डाइजेशन सही है, और मतलब जो भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं उस सबका हार्ट हेल्थ सही है, मेरे ख्याल से काफ़ी सही है। बाकी अगर आप जिम जा रहे हैं तो थोड़ा मैं कहूँगा कि फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करते रहना चाहिए, एजिलिटी नहीं ख़त्म होनी चाहिए शरीर। आपके लिए क्वेश्चन है कि जो चीज़ें मैंने स्टडी की थी कि जैसे कि तू बनिया बैकग्राउंड से आता है, क्या पानी होगा आपके पास? और वो कैमरा स्टैंड है, बैठे रहो चुपचाप। दोबारा क्वेश्चन करता हूँ कि जैसे कि आप बनिया बैकग्राउंड से आते हो, तो मैंने जो देखा है आसपास भी कि बनिया का बेटे को काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है बिजनेस की, और वो जनरेशन वाइज ही करते आ रहे हैं बिजनेस। और एक मैं उनको देखता हूँ, या मेरी फैमिली बैकग्राउंड से जिन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया, तो उनको दिखता है कि उनका एक डर बिजनेस के लिए कि नहीं तो गलत है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तूने अपनी फैमिली से सीखी है बिजनेस के बारे में, जो कि जनरली लोगों को नहीं पता होती, इसलिए वो बिजनेस नहीं कर पाते, लेकिन एक बनिया सक्सेसफुल हो पाता है एक बिजनेस में, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो अपने पेरेंट्स से सीख रहे हैं, उनके पास इन्वायरमेंट है, बचपन से कॉन्फिडेंस है कि तू कर लेगा। तो क्या चीज़ें तूने सीखी है कि जो बाकियों की हेल्प कर सकती है कि अगर वो बिजनेस बिल्ड करना चाहे तो? इस चीज़ में मैं भले ही बनिया हूँ, मैं फैमिली में सबका बिजनेस है, बट इस चीज़ में एक्सेप्शन ही किया आ जाता है कि मेरे फैमिली में ऑल्दो सबका बिजनेस है, मेरे पापा का बिजनेस नहीं है। ठीक है, मैं फैमिली में चलता आ रहा है, मेरे पापा में जो है ना, मेरे पापा के साइड उनका पूरा ऐसे गुड़ का बिजनेस है। लाइक मैं चाचा ताऊ जी जितने भी मेरे पापा साइड हैं सब गुड़ के बिजनेस में बैठे हैं, सब अभी भी गुड़ का बिजनेस ही चलता है उनका। एंड वो वाला जो आपका पॉइंट था कि आगे भी बच्चे को वो होता है, तो वो पॉइंट ऐसे आता है कि ऑल्दो वही है, पहले तो चलो उस वाले पे आते हैं कि हाँ अपने वाला बैकग्राउंड में, कि मैं तो हर जगह वो है गुड़ का बिजनेस है। मेरे पापा ने अपना खुद का खड़ा करने का करा था, मेरे पापा ने खुद से LLB करा, मेरे पापा ने खुद से कंप्यूटर्स का वो BA जो होता है वो सब करा, मेरे पापा ने अपने खुद से फिर बाद में टैक्स कंसल्टेंसी और वो सब में गए। तो मेरे पापा की अभी करेंटली वही है, मतलब अभी उनकी जो फर्म है वो उनका बिजनेस है, बट वो बिजनेस वैसे नहीं है, मतलब डाइवर्ज हो गया, वो जो हमारा पुश्तैनी बिजनेस था उससे अलग हो गया। तो अब इसमें दूसरे आपके पॉइंट में आते हैं कि जैसे बनिया लोगों को पता होता है चीज़ें और बाकी लोगों को नहीं पता, बाकी लोग डरते हैं। तो बनिया डरता इसलिए नहीं है कि उसके पास हमेशा फैमिली होती है। जैसे अगर तुम्हारे पापा की जैसे बनिया हम लोगों में, जैसे किसी की दुकान है, अगर जनरल स्टोर है या साड़ी की दुकान मान लेते, जैसे मेरे मामा की साड़ी की दुकान है, तो साड़ी की दुकान है वो ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश बिजनेस है। उसमें
अब आइदर उनका लड़का, जैसे मेरे मामा का लड़का है, वो आइदर या तो खुद का, अगर उसको मन नहीं है तो खुद का परस्यू कर सकता है, उस पॉइंट पे वो सेल्फ अलोन है, सेल्फ सफिशिएंट है कि भाई वो खुद ही एक्सप्लोर कर रहा है, खुद ही कर रहा है। अगर उसको बिजनेस में आना है तो द पाथ इज़ वेरी वेल डिफाइंड, कि अगर उसको बिजनेस में आना है वो 12th करेगा, वो को डिग्री भी लेगा, डिग्री लेना होगा, उसके बाद आके धीमे, मतलब जब डिग्री चल रही है, जब बैचलर्स चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा दुकान में भी बैठ रहा है, चीज़ें सीख रहा है। तो एट द एंड दुकान एक इंटर्नशिप टाइप की हो गई कि आपकी ऑलरेडी एक प्लेसमेंट है, इंटर्नशिप हो गई कि भाई दुकान में बैठ रहा है, सीख रहा है, और धीमे धीमे वो जो पापा ने लेगेसी खड़ी करके रखी थी वो धीमे धीमे अपने बच्चे पे ट्रांसफर हो रही है। तो बनिया में फर्स्ट ये होता है कि ऑलरेडी हमारे पास ऑलरेडी इनहेरिटेड बिजनेस होता है, इनहेरिटेड बिजनेस को चलाना अगर तुम अच्छे से चला पा रहे हो तो बहुत आसान होता है। सेकेंड कि जो बंदा बचपन से, मतलब जो एकदम बिजनेस वाली फैमिली है उसमें पलता आ रहा है, तो बहुत चीज़ें होती हैं, मतलब खुद भी आदमी को नोटिस नहीं होता है, बट वो जिस इन्वायरमेंट में पल रहा है ना, तो उस इन्वायरमेंट में वो चीज़ें अपने आप इनहेरिट हो जाती है। तो वो चीज़ होती है, मतलब कि बिजनेस के घर पे, बिजनेसमैन के घर पे रहोगे तो वैसा है। तो वो है। अब जैसे मेरा है, अब मेरे केस में तो वो नहीं था, मतलब इनहेरिटेड बिजनेस कोई नहीं है। मेरे पापा ने जितना भी बिल्ड करा है, मेरे पापा ने जितना भी दिया है, सब वो खुद से बिल्ड करके करा है, सब खुद से बना के दिया है। तो मेरा भी थोड़ा सा वो वाली आइडियोलॉजी रहती है। मेरे को भी, मैं ऑलरेडी अगर मैं बैठना चाहूँ, अभी भी मेरे पास वहाँ पे गुड़ की जो हमारा बिजनेस है उसमें अभी भी सीट खाली है कि मैं जाऊँ अभी आज जाके बैठ जाऊँ, मेरे को मिलती रहेगी, बस उसी को बिल्ड करते रहो। बट मेरा वो चॉइस ही नहीं है, मेरे को वो एम्बिशन है ही नहीं बिजनेस वाला। मुझे एम्बिशन बाद में कभी परस्यू करना है, बट मुझे अभी एक्सप्लोर करना है कि मैं सेल्फ होके कितना जा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। मतलब वो है, मतलब मुझे वो है कि इनहेरिट करने में अच्छा ही लगता है। मुझे सपोर्ट बहुत हुआ है, सपोर्ट बहुत मिला है, बट मेरे को वो नहीं है कि मुझे लोग आके बोले कि भाई इसने तो बस बाप के बिजनेस पे बैठ गया। वो पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। तो वो भले वो कम्प्लीटली फाइन है कि ऑलरेडी तुम्हारे पास पापा का बिजनेस है, तुमने उसको और एक्सपैंड कर दिया, वो अच्छी चीज़, उसमें तुमको वाहवाही भी मिलेगी। बट वो नहीं है मैं आपके भाई, मैं एकदम लोग आके बोले कि भाई बाप का बिजनेस था, बैठ गए, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। बनी आप भी हो बैकग्राउंड से, तो आपने भी कुछ चीज़ें सीखी हैं ऐसे? नहीं, मेरे घर में आज तक मेरे ख्याल से किसी पीढ़ी में कोई बिजनेस नहीं रहा है। हमारे यहाँ किसी ने बिजनेस नहीं किया है। मेरी नानी के घर तरफ किया है, बाकी मेरे पापा की तरफ किसी ने नहीं किया है। तो मुझे बिजनेस का, मेरा और बिजनेस का कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बल्कि मैं भी खुद बिजनेस सीख रहा हूँ। जो मेरी अभी करंट जॉब है उसमें मुझे बिजनेस से इसको ही क्यूरेट करना है। तो वहाँ जाके मैं शायद बिजनेस सीखूंगा कि होता क्या एक्चुअली क्या करना होता है। और मेरा एक्चुअली वही बिजनेस मैं डील करूंगा उनके साथ जो एक्चुअल बिजनेसेस होते हैं, जो डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते हैं। मेरा D2C बिजनेस का लेना देना होगा वहाँ जाके। तो मैं खुद अब इस साल सीखना चाहूँगा कि देखते हैं अब आगे यहाँ पे क्या होता है। बाकी हाँ, मेरा भी थोड़ा है बिजनेस माइंडसेट ही है कि मतलब मुझे इसी में जाना था। मैंने ट्राई किया था टेक वगैरह, पर मेरे को उतना रचा नहीं वो। तो मैं इस साइड आ गया हूँ, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहूँगा। साथ साथ में मैं चीज़ें और सीखना भी चाहूँगा। मुझे तो एट द एंड, मतलब मुझे पता है कि एट द एंड अगर तुमको बहुत पैसा कमाना है, बिजनेस से ही आता है, वो मुझे पता है। बस वही है कि वो अभी चेस नहीं हो सकता है, आगे चेस होगा। ट्राई करूँगा चेस करने का, बिल्कुल। मैं भी